नमस्कार साथियों। कल मेरी तरफ से आपको गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं नहीं मिली थी क्योंकि दोस्तों कल अपने क्लास का ऑफ था। जीएस की क्लास आपको कल नहीं मिली थी। कल संपूर्ण देश के अंदर भारतवासी लोग गणतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम कर रहे थे। दोस्तों ये संविधान का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार गणतंत्रता दिवस और 2026 का गणतंत्रता दिवस सभी भारत के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस गणतंत्रता दिवस के अंदर स्टेटों के द्वारा, राज्यों के द्वारा झांकियों का आयोजन किया गया और दिल्ली में इसका प्रदर्शन किया गया था। उसके साथ साथ दोस्तों अपने गणतंत्रता दिवस के अंदर, भारतीय गणतंत्रता दिवस पर हर एक समारोह के दौरान मुख्य गेस्ट के रूप में नॉमिनेट किए जाते हैं, मुख्य अतिथि को नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें अपन 2026 का जो गणतंत्रता दिवस बनाया था वो 77वां गणतंत्रता दिवस था। और इस 77वें गणतंत्रता दिवस के अंदर यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता ने भागीदारी दी थी, अपने गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। उन दोनों नेताओं के द्वारा जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का गठबंधन है, उस यूनियन का हेड, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों को भारत सरकार ने नॉमिनेट किया था। और उन दोनों नेताओं के साथ आज 27 जनवरी को भारत की डील हो रही है और आशा करते हैं शायद भारत इन 27 देशों के साथ एक उम्मीद की एक खुशहाल डील संभव करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर नॉमिनेट और गेस्ट के रूप में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो 1950 को पहला गणतंत्रता दिवस बनाया गया था, उस गणतंत्रता दिवस में अपने इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। जबकि 77वें गणतंत्रता दिवस समारोह के अंदर यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता हमारे गेस्ट के रूप में कल आए थे। और अगर बात करें पिछली 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह की, तो उस 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो अपने मुख्य गेस्ट के रूप में थे। तो दोस्तों इस गणतंत्रता दिवस समारोह की मेरी तरफ से और अपने ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस एक संविधान के सबसे बड़े पर्व की, संविधान का सबसे बड़ा पर्व इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपना पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया था। जबकि संविधान का कुछ हिस्सा, आप सब समझदार हो, सब ने पढ़ा है, 9th-10th की बुकों के अंदर यह बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ भाग लागू किया गया था। जैसे आर्टिकल 1 है, भारत की नागरिकता से रिलेटेड है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है। इन तथ्यों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ हिस्सा लागू किया गया था और इसीलिए हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि अपने संविधान संरचना को मूल रूप से जो लागू किया गया था वो तो है 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान का आंशिक हिस्सा यानी कुछ हिस्सा संविधान का 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और इसीलिए हम 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस का कार्यक्रम करते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देशवासियों ने बड़ा उमंग और उल्लास के साथ दोस्तों इस गणतंत्रता दिवस में भाग लिया। सभी राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। देश की आर्थिक स्थिति, उन्नति, विकास और खुशहाल देश का वर्चस्व दिखाया गया पूरी दुनिया के अंदर इस 26 जनवरी को। तो साथियों सभी दोस्तों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब अपन बात करते हैं अपने कंटेंट की, क्योंकि गणतंत्रता दिवस गया भाई, अपन लेट उठे हैं। थोड़ा लेट उठने का कारण मैंने बोल दिया भाई, कल अपने क्लास ऑफ थी, जीएस का पार्ट कल की क्लास नहीं करवाया था। तो दोस्तों ये अपनी शुभकामनाएं अभी तक बाकी थी, शेष थी, और ये पूरा जनवरी पूरा ही रहता है। 26 जनवरी बड़ा, ये जनवरी का जो महीना है ये संविधान के वर्चस्व में डूबने वाला महीना होता है। तो दोस्तों ये 26 जनवरी और ये जनवरी का महीना गणतंत्रता दिवस महीना ही माना जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम विश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस गणतंत्रता दिवस पर्व की हमने कल हिस्सा बने थे, हमने भाग लिया था इस गणतंत्रता दिवस समारोह में, और उसके साथ साथ आज अपन क्लास के अंदर भी गणतंत्रता दिवस समारोह की सभी बच्चों को, सभी साथियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब बात अपने एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो थोड़े चौकन्ने हो जाए। चौकन्ने होने का कारण ये दोस्तों, एसएससी जीडी ने 23 फरवरी से एग्जाम शुरू करने की घोषणा कर दी है। हाँ जी, 23 फरवरी 2026 से एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट करवाने की शुरुआत करने वाली है।
अभी 5-7 दिनों के अंदर आपको स्लॉट बुक वाला मैसेज भी मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें स्लॉट बुक की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इस स्लॉट से सब वाकिफ है, सब जानते हैं, क्योंकि जो बच्चा रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम दे के आया उस बच्चे के भी ये जरूरत पड़ी थी स्लॉट बुक की। दिल्ली पुलिस का जिस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उस टाइम भी स्लॉट बुक करवाए गए थे। अभी एसएससी एमटीएस का जो बच्चा एग्जाम देने वाला है 2 फरवरी से, वो बच्चा भी स्लॉट बुक कर चुका है। तो साथियों एसएससी जीडी के लिए फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर लगभग 90% स्लॉट बुक प्रक्रिया शुरू करी जा सकती है। और इस स्लॉट के अंदर आप अपना मनचाहा एग्जाम सेंटर जो दे रखा है एसएससी के थ्रू, जो सेंटर एग्जाम मन चाहेगा, ऐसा मतलब नहीं है कि अपने घर के आसपास एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम सेंटर आपने चॉइस में किए थे उसमें से किसी एक एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ में साथियों एग्जाम की शिफ्ट और एग्जाम की डेट तीनों आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो साथियों जो भी बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा है 2026 वाला, वो बच्चा स्लॉट बुक जरूर करे, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए एग्जाम देने में। यानी आप जिस टाइम, जिस समय, जिस दिन या फिर जिस सिटी के अंदर एग्जाम देना चाहते हो वो आप अपनी मन चाहे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सभी दोस्त एक्टिव रहें इस स्लॉट बुक की प्रक्रिया से, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर शिकायतें आई थी, कुछ बच्चों को स्लॉट बुक नहीं हो पा रही थी, एग्जाम डेट वो फिक्स हो चुकी थी, एग्जाम डेट जो है वो उसमें स्लॉट बुक हो चुके थे। तो काफी बच्चों को एग्जाम सेंटर में दिक्कत आ रही थी। साउथ इंडिया के एग्जाम सेंटर बचे थे शेष, बाकी नॉर्थ इंडिया के तो सभी बुक कर दिए गए थे। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं अब की बार शुरुआत में अपने स्लॉट बुक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए एग्जाम देने के लिए। तो 23 फरवरी अपने दिमाग में रखते हुए लगातार तैयारी करनी है साथियों। और इस 23 फरवरी तक मैं आपको 3000 प्लस एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स को लिए खास करके 3000 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूं। और वो क्वेश्चन 2025-26 के करंट आंकड़ों पर भी डिपेंड रहेंगे और उसके साथ साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी डिपेंड रहेंगे। यानी ये जो हमने क्वेश्चन बनाए 2025 और 2026 के करंट से रिलेटेड जितने भी आपको करवाए जाएंगे, उन क्वेश्चनों के अंदर आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये 3000 प्लस एसएससी जीडी के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ फरवरी के महीने में रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम की भी बात हुई थी, वो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। और रेलवे डी ग्रुप वाले जो बच्चे वो भी इसी प्लेटफॉर्म से जीएस के पार्ट की एक एक क्लास देख सकता है। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस के अंदर चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे डी ग्रुप हो, दिल्ली पुलिस हो, कंटेंट ज्यादातर तो स्टैटिक और करंट से बनाए जा रहे हैं, बाकी 20% क्वेश्चन पेपर सिलेबस पे बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल थोड़ी ज्यादा पूछी जा रही है। तो दोस्तों सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, रेलवे डी ग्रुप की जो भी बच्चा क्लास देख रहा है या फिर एसएससी जीडी जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक, जीएस का करंट कंसेप्ट और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तीनों के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन लगातार करवाए जा रहे हैं। ये क्लास आपको हर रोज शाम को 7 बजे मिलती है। और ये 7 बजे वाली 1 घंटे की जो क्लास करवाई जाती है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चा नया चैनल पे आया है वो बच्चा ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली ढंग से मिलता रहे। तो साथियों सभी का स्वागत अपने जीएस की क्लास में। दिल खोल कर मैं स्वागत करता हूं इस जीएस की क्लास में, और साथ साथ में आपको मैं भरपूर कंटेंट देने वाला हूं अगले 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे लगातार पढ़ने वाले हैं साथियों। सभी बच्चे अपने कंटेंट बार बार रिवाइज करके कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। पुरानी वीडियो जो है, पुरानी क्लासेज जो क्लासेज टाइम टू टाइम देख के रिवीजन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हर रोज जो नए कंटेंट मिलते हैं उनकी क्लास रिकवर कर सकते हैं आसानी से इसी ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। अब साथियों सबसे पहला सवाल इस विजय सीरीज का कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। स्वास्थ्य इंसान की सबसे पहली जरूरत है, बेहतरीन स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ संपूर्ण विश्व के अंदर हेल्थ डे मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया कि ये हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 7 अप्रैल। साथियों इस हेल्थ डे बनाने का भी एक रीजन है, ये स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है और क्यों बनाया गया। तो वर्ल्ड के अंदर एक संस्था की स्थापना की जाती है और वो तारीख थी 7 अप्रैल।
और उस संस्था को कहा गया WHO। नहीं जानते, चलो पढ़ेंगे WHO के बारे में। यानी एक विश्व स्तर पर एक संस्था की स्थापना की जाती है और उस संस्था को WHO के नाम से जाना गया, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी WHO का अर्थ हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी इस संस्था को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम क्या है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है कोरोना जैसा महामारी जो आई थी उसमें अलर्ट करना, इंस्ट्रक्शन संकेत देना और सुझाव बताना। अर्थात ऐसी कोई बीमारी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी पूरी पृथ्वी के अंदर तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाए, उसे WHO अलर्ट करके संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य विभाग में सूचना भेजता है कि भाई इस प्रकार की महामारी है, कंट्रोल करना मुश्किल है, थोड़ा सावधानी बरते जिससे अपना भविष्य अच्छा रहे। जैसे कोरोना महामारी आई थी दोस्तों, कोरोना महामारी को 2020 में इसी WHO संस्था के द्वारा एक महामारी घोषित किया गया था और इसके लिए ना जाने कितने देशों की सरकार को सूचित किया गया था, सुझाव दिया गया था कि इस WHO ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है, अर्थात ये आउट ऑफ कंट्रोल महामारी बीमारी है, इससे बचना थोड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार की संस्था साथियों WHO, और इस WHO पर टाइम टू टाइम आरोप भी लगते। देखो भाई, आरोप वाली बात तो ऐसी है, अमेरिका ने पीछे आरोप लगाया था कि अगर WHO टाइम टू टाइम स्टेटमेंट दे देता तो कोरोना से इतना नुकसान नहीं होता। ये आरोप लगे थे अमेरिका देश के द्वारा इसी संस्था के ऊपर, और उसके बाद अमेरिका देश ने इस संस्था की सदस्यता ही छोड़ दी थी। तो अगर पूछा जाए हाल ही में किस देश के द्वारा WHO की संस्था छोड़ी गई, यानी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने WHO का की सदस्यता समाप्त करी है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस WHO की सदस्यता समाप्त करने वाला देश बना है अमेरिका देश, और इससे इस संस्था को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO के नाम से जानते हैं, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। सबसे पहले बात आई, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों स्थापना होती है 7 अप्रैल को, और इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल सन 1948 की बात है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहां से कि भाई चलो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के कारण, लेकिन पहली बार स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया? अर्थात 7 अप्रैल को हम हर वर्ष स्वास्थ्य दिवस का ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पहली बार कब बनाया गया? तो साथियों सबसे पहले यानी पहली बार स्वास्थ्य दिवस जो बनाया गया था वो बात है 1950 की। पहली बार स्वास्थ्य दिवस यानी पहली बार स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है 1950 को। तो ये कंटेंट भी ध्यान रखना है कि पहली बार स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कब किया गया। और एक चीज और ध्यान रखनी है, हर वर्ष के स्वास्थ्य दिवस पर कुछ ना कुछ थीम डिसाइड की जाती है। अब बात रही 2025 की, कि 2025 का जो स्वास्थ्य दिवस था, इस 2025 के स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या डिसाइड की गई थी? 2025 के स्वास्थ्य दिवस की थीम यानी 2025 का जो स्वास्थ्य दिवस था उस स्वास्थ्य दिवस की थीम ध्यान रखनी है। तो साथियों 2025 का जो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया गया था, उस स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई थी स्वस्थ शुरुआत ऊर्जावान भविष्य। ध्यान रखना है, स्वस्थ शुरुआत ऊर्जावान भविष्य के साथ या फिर आशापूर्ण भविष्य के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया 2025 का। तो दोस्तों ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है या फिर बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है। तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के साथ 2025 का स्वास्थ्य दिवस बनाया गया। हर साल 7 अप्रैल को बढ़ाते हैं, लेकिन पहली बार 1950 में बनाया गया था। उसके बाद बात आई कि इस विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अर्थात हेड ऑफिस कहाँ स्थित है। तो साथियों इस विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय पड़ता है जेनेवा के अंदर, अर्थात स्विट्जरलैंड देश के अधीन। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और इस WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों 2017 से, अर्थात 2017 से लगातार अब तक WHO के जो हेड है वो है डॉक्टर टेड्रोस। यानी अगर पूछा जाए कि देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आज के टाइम में एग्जामिनर, अब क्वेश्चन पूछ ले कि 2022 में WHO के महानिदेशक कौन थे?
अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे के माइंड में जरूर आएगा कि अब 2026 चल रही है, 22 का पूछा शायद अभी वाला तो नहीं होगा। इस प्रकार के फंसाए जाते हैं क्वेश्चनों के अंदर। तो खास ध्यान रखना है, लगातार डॉक्टर टेड्रोस जो है वो 2017 से WHO के अध्यक्ष है। और इनका संबंध किस देश से, ये बात भी ध्यान रखनी है। डॉक्टर टेड्रोस जो संबंध है उनका इथोपिया देश से, यानी कौन से देश के नागरिक हैं, तो साथियों ध्यान रखना है इथोपिया देश के नागरिक हैं डॉक्टर टेड्रोस, जो वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। और इस WHO के द्वारा देशों के अंदर जैसे कोई रोग है, कोई, और वो रोग जो है उस देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है 5-7 सालों से, तो इसी WHO के द्वारा उस देश को रोग मुक्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत को भी WHO संस्था के द्वारा 3 रोग मुक्त कर दिया गया है अब तक। सबसे पहले भारत को अगर बात करें कि WHO ने कब कब भारत को रोग मुक्त किया और कौन से रोगों से मुक्त किया, तो साथियों सबसे पहले 1980 की बात है और भारत को चेचक फ्री कर दिया जाता है इस WHO संस्था के द्वारा कि भारत के अंदर चेचक के पेशेंट नहीं बचे। उसके साथ साथ साथियों दूसरा जो रोग मुक्त होता है भारत, वो 2014 की बात है और पोलियो रोग से भारत को फ्री कर दिया जाता है इसी WHO संस्था के द्वारा। और अब रही बात सबसे करंट वाली, हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त किया है, तो दोस्तों 2024 की बात है और भारत को ट्रेकोमा फ्री कर दिया है इस WHO संस्था के द्वारा। ट्रेकोमा किस प्रकार की बीमारी होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है आंख का रोग है, अर्थात आंख से संबंधित रोग। तो ध्यान रखना है आंख से संबंधित रोग ट्रेकोमा मुक्त भारत हुआ है हाल ही में किस संस्था से, तो WHO द्वारा। या हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त किया है, तो ट्रेकोमा आंख से संबंधित जो रोग है उससे भारत सरकार को WHO संस्था ने मुक्त किया। इस प्रकार के कंसेप्ट ध्यान रखने इंपॉर्टेंट था। वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 7 अप्रैल, अर्थात अपना ऑप्शन डी आंसर रहने वाला। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और हिस्ट्री के भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री से साथियों अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आज के टाइम में SSC या फिर सेंटर के एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था बनी थी, उस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, सुभाष चंद्र बोस या अली जिन्ना। तो दोस्तों बात है 1939 की और कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, कांग्रेस अधिवेशन, और 1939 के अधिवेशन से जुड़ा हुआ तथ्य देखो दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन था सन 1939 वाला और इस अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी अध्यक्षता कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका अभी जन्मदिन भी गया है, जयंती भी गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ये जो अधिवेशन हो रहा था, ये अधिवेशन हो रहा था त्रिपुरी में, यानी कई बार त्रिपुरी अधिवेशन से क्वेश्चन बढ़ता है कि कहां या कब आयोजित किया गया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और यह अधिवेशन हुआ था 1939 के अंदर। और इसी अधिवेशन की बात है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचार नहीं मिलते आपस में, यानी दोनों के विचार संबंधी विवाद हो जाते हैं और इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस त्रिपुरी अधिवेशन के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने 1939 के अंदर इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी कांग्रेस सम्मेलन की तर्ज पर, यानी वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के अंदर भारत के नेतृत्व है समाजवादी या फिर भारत के विचारधाराओं के बारे में हर वर्ष वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अर्थात इस त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद, यानी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना की जाती है सन 1939 के अंदर। एक कंटेंट और यहां से अच्छा बन सकता है कि बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अधिवेशन, क्योंकि मैंने कहा कि हर कांग्रेस की तरफ पर कांग्रेस के अंदर जो सम्मेलन होते थे उसी प्रकार से वार्षिक सम्मेलन बुलाए गए थे। तो अगर पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन कब और कहां बुलाया गया, यानी स्थापना तो 39 में होती है लेकिन इसके प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1940 के अंदर।
और ये 1940 का पहला जो सम्मेलन था साथियों, वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। तो ये सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की पहली बैठक का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र का नागपुर शहर। इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। उसके बाद साथियों सुभाष चंद्र बोस एक फौज का गठन करते हैं, उस फौज के अंदर शामिल होते हैं। फौज का गठन अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज। साथियों अगर सही मायने में आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। आजाद हिंद फौज तो सुभाष चंद्र बोस ने सदस्यता ग्रहण करी थी, यानी इससे पहले इस संस्था का गठन हुआ था। और अगर पूछा जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना, यानी इस आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है 1942 ईस्वी के अंदर, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सदस्यता 43 में ग्रहण करी थी। और इस आजाद हिंद फौज के गठनकर्ता की बात करें तो आजाद हिंद फौज के गठनकर्ता थे कैप्टन सोहन सिंह। नाम सुना होगा, बार बार आता है एग्जाम के अंदर, कैप्टन सोहन सिंह। यानी कैप्टन सोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। पिछली बार एसएससी जीडी ने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि भारत की ऐसी कौन सी संस्था है या फिर स्वतंत्रता प्रयास की ऐसी कौन सी संस्था है, देश को आजादी दिलाने वाली ऐसी कोई संस्था जिसकी स्थापना भारत से बाहर अर्थात सिंगापुर में की गई थी। यानी इसकी जो स्थापना की जाती है वो भारत से बाहर की जाती है सिंगापुर के अंदर। ये लैंग्वेज बना के एसएससी जीडी ने पिछला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों ध्यान रखना है, कैप्टन सोहन सिंह ने सन 1942 के अंदर आजाद हिंद फौज का गठन भारत से बाहर अर्थात सिंगापुर में किया था। लेकिन सन 1943 की बात है और इस 1943 के अंदर नेताजी ने इस फौज का सदस्य शामिल हो गया। यानी नेताजी अगर पूछे आजाद हिंद फौज में शामिल कब हुए, तो साथियों सन 1943 के अंदर। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाई थी पूरे भारत में धूमधाम से। यानी 23 जनवरी अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, नेताजी की जयंती कब बनाई जाती है, नेताजी की उपाधि दी थी इसको एडोल्फ हिटलर के द्वारा। कटक में जन्मे थे उड़ीसा के। 1945 के अंदर ताइवान में इनका विमान क्रैश होता है, टोक्यो जाते हुए, जापान की राजधानी। रास्ते में विमान क्रैश होता है जिनके कारण इनका देहांत हो जाता है। और ये एक रहस्यमय बना हुआ है क्योंकि हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी नहीं मिली थी भारत सरकार को, तो एक रहस्य बना हुआ है अपने देश के लिए। तो जयंती जो बनाई जाती है वो हर वर्ष 23 जनवरी को बनाई जाती है। और इनकी जयंती को किसके रूप में बनाया जाता है, तो साथियों पराक्रम दिवस। अगर पूछा जाए पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हर वर्ष 23 जनवरी को बनाते हैं। अब 2026 वाली जयंती जा चुकी है, यानी 2026 के अंदर पराक्रम दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथियों अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान अपना केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की वर्तमान राजधानी, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना उससे पोर्ट ब्लेयर का नाम था, लेकिन अब नाम बदल दिया है और नाम चेंज करके कर दिया श्री विजयपुरम। तो ये भी ध्यान रखना है, हाल ही में किस राज्य की राजधानी को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से, इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। इस पोर्ट ब्लेयर सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया और यहां आयोजन किया गया था 2026 के पराक्रम दिवस का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती थी। अगर पूछा जाए कि 2026 के अंदर कौन सी जयंती सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई, तो साथियों कंटेंट ध्यान रखना है, 129वां जन्मदिन। 1897 में जन्मे थे, 2026 में 129 साल हो चुके हैं, अर्थात 129वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2026 में अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में आयोजित की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन है, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड कंटेंट ध्यान रखने हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक से ध्यान रखना है। अपने बस सिर्फ इतना ही पूछा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये इतिहास में सर्वोपरि जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेकों प्रयास किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्चुरी निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। एक तो दोस्तों डेल्टा होता है और एक होती है एस्चुरी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति, यानी नदियां। देखो डेल्टा का मतलब क्या हुआ, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव करके समुद्र में गिरना,
यानी किसी भी समुद्र के अंदर अगर नदियां गिरती है उससे पहले काफी अपने पानी के साथ मिट्टी का बहाव लेके आती है, और वो बाद में समुद्र में जो गिरती है, जिससे समुद्र के तट पर मिट्टी का काफी बड़ा जमाव हो जाता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। दूसरी बात कि डेल्टा की सर आकृति कैसी होती है, तो डेल्टा को जो जमावाड़ा यानी जो ये मिट्टियों का जमावाड़ा होता है, इससे त्रिभुजाकार ट्रेंगल बन जाता है, त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा की। ये बात बताई थी दुनिया के वर्ल्ड के इतिहास के पिता हेरोडोट्स के द्वारा। यानी डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, तो साथियों डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोट्स ने, जिसे विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना है, विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को, जबकि भारत के इतिहास का पिता कहलाता है वेद व्यास। राजस्थान इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टोड, लेकिन दुनिया के इतिहास का जो पिता था हेरोडोट्स, उनके द्वारा यह आकृति दी गई थी। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का, ये बात नोट करके लिखनी है क्योंकि जिड्डी पिछली बार पूछ चुकी है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बड़ा है वो अपने भारत के अंदर है, और भारत के अंदर जिस डेल्टे को सुंदरवन के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो भारत के तो पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर है, लेकिन साथ साथ में इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के साथ है, जिनके साथ आजकल हमारी आंखें नहीं मिल रही है। ये बांग्लादेश भी बड़ा आरामखोर देश निकला। साथियों इसी देश को भारत ने सन 1971 के अंदर पाकिस्तान से आजाद करवाया था। 71 तक पाकिस्तान का गुलाम रह चुका है ये बांग्लादेश। इस देश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे 71 से पहले, और ये पूर्वी पाकिस्तान से इसे बांग्लादेश बनाया, और वो ही देश अब भारत को मिमिक्री कर रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के अंदर आयोजित हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें हम भाग नहीं लेंगे। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इस देश के द्वारा। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दोनों देशों में सुंदरवन डेल्टा फैला हुआ है, और ये जो सुंदरवन डेल्टा है कौन सी दो नदियां बढ़ाती है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात ये डेल्टा बढ़ता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में। बाकी इस डेल्टे की एक प्रमुख विशेषता है, यहाँ मैग्रोवन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी आम के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं इस सुंदरवन डेल्टा के अंदर। और इस मैग्रोवन की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने योजना भी शुरू की थी, और उस योजना का नाम है मिष्टी योजना। साथियों बोलते हैं कि आर्मी अग्निवीर का एग्जाम सबसे आसान होता है, बच्चों के बैम भी होते हैं, बाकी बोलते भी ये बात इतिहास से जुड़ी हुई बात है कि हमेशा ही आर्मी का एग्जाम है वो आसान एग्जाम होता है, और अग्निवीर वाला भी इजी एग्जाम बताते हैं। लेकिन 2023 के अंदर ही ये योजना शुरू हुई थी, और 2023 के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंदर कि मिष्टी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन अर्थात 5 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा इस मिष्टी योजना की शुरुआत की जाती है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो मैग्रोवन का इलाका पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा के अंदर, उस डेल्टे में, तो एक तो डेल्टा से कंटेंट ध्यान रखने। एक शब्द आया एस्चुरी। एस्चुरी का अर्थ क्या हुआ साथियों, ऐसी कोई नदी जो बिना मिट्टी के भाव के साथ अर्थात एक नाले के रूप में, एक नाली के रूप में जाके समुद्र में गिरे, जैसे पहाड़ों से झरने के रूप में गिर सकती है, या फिर किसी घाटी से प्रवेश करके वो समुद्र में गिर सकती है। अर्थात बड़ा जमावाड़ा या फैल के नदी कोई समुद्र के अंदर ना गिरे, किसी नाले के रूप में अगर कोई नदी समुद्र में गिरे वो डेल्टा नहीं बनाती, और डेल्टा नहीं बनाती है तो वो किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी, यानी बिना मिट्टी के जमाव। अगर एस्चुरी की बात करें कि एस्चुरी किससे कहा जाता है, नदियों द्वारा, ध्यान रखना इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव न करके, मिट्टी का जमाव न करके नाली रूप से समुद्र में प्रवेश करना, समुद्र में प्रवेश करती है, और इस प्रकार की नदियों को एस्चुरी निर्मित नदियां कहा जाता है। भारत में ज्यादातर डेल्टा निर्मित नदियां ही पाई जाती है, लेकिन 4 ऐसी भारत की नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चारों नदियां इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है साथियों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, यानी बड़ी नदी है भाई। दूसरी नदी की बात करें तो ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। तीसरी नदी है गोवा स्टेट में बहती है, मांडवी नदी नाम है, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। और नंबर 4 नदी है उगली नदी, पश्चिमी बंगाल के अंदर बहती है, और ये नदी भी डेल्टा से निर्मित न होके एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी ये चारों नदियां ध्यान रखनी है।
उसके बाद नर्मदा नदी अपने ऑप्शन में दे रखे, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा कि नर्मदा ऐसी नदी है इन चारों नदियों में से जो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण न करके। लेकिन नर्मदा नदी से क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। मोस्ट नदी एक ही भारत की, इसकी 41 सहायक नदी है दोस्तों, देखो कितनी इंपॉर्टेंट नदी है। यानी इसके अंदर छोटी मोटी 41 नदियां गिरती है, इस नदी की 41 सहायक नदियां मानी गई है। नर्मदा नदी की बात करें तो साथियों कई क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। सेकंड बात आई कि नर्मदा नदी की लंबाई बताओ सर, तो लंबाई है 1312 किलोमीटर। नंबर 3 बात आई अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। नंबर 4 बात करें कि ये नदी जो है कितने राज्यों में बहती है, तो ये भारत के 3 राज्यों में बहती है। यानी विस्तार की बात करें साथियों, तो विस्तार नर्मदा नदी का है 3 राज्यों में, और 3 राज्यों में से सबसे पहले उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में जाती है। यानी 3 राज्यों में फैली हुई है नर्मदा नदी। उसके बाद अगर बात करें कि इनका उद्गम कहाँ होता है, तो इस नदी का उद्गम अर्थात निर्माण स्थान अमरकंटक की पहाड़ी, और ये अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। यानी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। एक कंटेंट ध्यान रखना है, किन 2 नदियों को जुड़वा नदी कहा जाता है। अगर ट्विन रिवर्स के नाम से पूछा जाए किन 2 नदियों को जाना जाता है, तो नर्मदा व ताप्ती। क्यों? क्योंकि ये दोनों नदियां एक ही भाग से निकलकर एक साथ बहते हुए और अंत में एक ही स्थान पर गिरती है, इसीलिए इसे ट्विन रिवर्स के नाम से जानते हैं। जुड़वा नदियों के नाम से नर्मदा और ताप्ती नदी को कहा जाता है। और ये ताप्ती की जो नदी है, इसके ऊपर गुजरात का डायमंड सिटी अर्थात सूरत शहर भी बसा हुआ है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए गुजरात का सूरत शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी पर। उसके बाद अगर क्वेश्चन बात करें तो इसके ऊपर एक तो बना हुआ है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल बोलते हैं, यानी ऊंचाई से गिरता है पानी और ये समतल भाग में प्रवेश करती है। और ये जो धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, ये बना हुआ है जबलपुर के अंदर। जबलपुर जानते हो साथियों, आर्मी का बड़ा कैंट है जबलपुर के अंदर, मध्य प्रदेश की जगह जबलपुर, तो इस जबलपुर में। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर ही कपिल धारा जलप्रपात भी स्थित है, इसी नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर, अर्थात नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम पूछे तो नर्मदा नदी पर, लेकिन है कौन से स्टेट के अंदर ये डैम, तो गुजरात स्टेट के अंदर। ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद 2-4 नर्मदा नदी की सहायक नदियां भी लिख ले, क्योंकि सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं नर्मदा की सहायक नदियां। ध्यान रखना है, ये नदियां हैं नर्मदा की सहायक। तो नर्मदा की सहायक नदियों में बात आती है शेर, शक्कर, बंजर, दूधी, शेर, शक्कर, बंजर, दूधी, हिरन, तवा। तवा सबसे लंबी सहायक है, ध्यान रखना है, तवा जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो साथियों इतनी नदियां इंपॉर्टेंट है, बाकी नदियां तो काफी गिरती है, इसके अंदर 41 नदियां गिरती है, लेकिन काफी बार बंजर, शेर, शक्कर से क्वेश्चन बनता है। शेर व शक्कर की बड़ी नदी की सहायक नदी है, तो शेर, शक्कर, बंजर, दूधी, हिरन और तवा। तवा नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने लगभग 9 कंटेंट तो नर्मदा नदी के बारे में लिखे, डेल्टा के बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ मैंग्रोव वन की बात लिखी थी, जो आम की सुरक्षा के लिए मिस्टी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को शुरू की थी संरक्षण के लिए। और उसके बाद हमने एस्चुरी को एक्सप्लेन किया। 4 बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, और एक उगली नदी है साथियों गंगा की सहायक। गंगा से अलग होती है कोलकाता के आसपास, और ये कोलकाता इसी उगली नदी पर बसा हुआ है। और इसी उगली नदी से केंद्र सरकार ने अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की थी, सभी को पता है। यानी पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई थी, वो कहां, तो पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर के अंदर उगली नदी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। अपने पूछा गया था ऐसी नदी इन चारों में से कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती, आंसर आया नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार भी सकते हो एक एक बातें। उसके बाद पॉलिटिकल का क्वेश्चन, मैंने कोई भी क्लास हो साथियों,
लगभग विजय सीरीज की अपनी आज 5वीं क्लास है। उससे पहले हमने रणनीतिक 60 दिनों की क्लासें शुरू की थी और इस रणनीतिक 60 दिनों की क्लासों की शुरुआत हमने 28 दिसंबर से स्पेशली एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए की थी। 28 दिसंबर से लगातार हमने 16 जनवरी तक रणनीतिक 60 दिनों के अंदर आपको लगभग 1000 क्वेश्चन कवर करवाए थे। उसके बाद 16 जनवरी से 15 जनवरी आर्मी डे बनाया गया था और इसी आर्मी डे के शब्द से विजय के रूप में 16 जनवरी से हमने विजय क्लासों की विजय सीरीज की शुरुआत की थी और इस विजय सीरीज का टारगेट रहा था कि एसएससी जीडी के फर्स्ट डे के एग्जाम तक हम लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इसी विजय सीरीज के आज साथियों 5वीं क्लास अपनी, यानी बीच में रेस्ट आया 1-2 क्लास का, लेकिन रेगुलर क्लास आपको दी जाएगी अब, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है 23 फरवरी को। तो साथियों इस विजय सीरीज के अंदर आपको हर एक पार्ट मिलेगा। करंट से बात कर लो, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, या फिर स्टैटिक का पार्ट जितना भी है वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं इस विजय सीरीज के माध्यम से। जो भी नया बच्चा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 5-7 बड़े पद है ना, उनके आर्टिकल ध्यान रखो। जैसे कौन से बड़े पद? जैसे साथियों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 के अंदर। उल्लेख हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल ध्यान रखना है 52 के अंदर। उसके बाद ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति का, कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 63 अर्थात 63 के अंदर। उसके बाद बात आई प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो प्रधानमंत्री का उल्लेख है आर्टिकल 75 के अंदर। यहां बच्चा फंसता है 74 में। साथियों 74 के अंदर, यानी अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 के अंदर बोल रखा है कि भाई राष्ट्रपति की सहायता के लिए। अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 74 में क्यों फंसता है बच्चा, क्योंकि आर्टिकल 74 के अंदर दे रखा है मंत्रिमंडल का उल्लेख। अनुच्छेद 74 अर्थात 74, इसके अंदर बोल रखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। यानी आर्टिकल 74 इतना ही बोलता है कि भाई देश चलाने के लिए राष्ट्रपति की सहायता चाहिए और राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल बनेगी आर्टिकल 74 में। और फिर उसके बाद 75 आर्टिकल जो 75 है उसके अंदर दे रखा है कि जो आपने मंत्रिमंडल बनाई है 74 के तहत, उस मंत्रिमंडल का प्रधान होगा, जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। यानी मंत्रिमंडल 74 में बनी और उसके बाद प्रधानमंत्री का मुखिया जो होगा वो आर्टिकल 75 के अंदर एक्सप्लेन है। तो ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखने हैं, 74 और 75। उसके बाद अगर बात करें तो राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल का उल्लेख है आर्टिकल 153 के अंदर। यानी ये जो मोस्ट आर्टिकल है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात आई अपने क्वेश्चन की कि भाई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो साथियों मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 164 के अंदर। यानी अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात 164 के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री से रिलेटेड 2-4 शक्तियां ध्यान रखनी है, इनकी पावर ध्यान रखनी है। ये क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन जो सेंटर के एग्जाम में बन रहे हैं वो कथन पर आधार बन रहे हैं। यानी 4 कथन दे देगा मुख्यमंत्री के बारे में, सही कथन पर विचार कीजिए, तो वो कथन ज्यादा फंसाते हैं। सबसे पहली बात मुख्यमंत्री की पावर या कार्य की बात करें तो मुख्यमंत्री का पहला जो सबसे पहला काम होता है, मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा, इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब हुआ जैसे आज किसी स्टेट की विधानसभा के चुनाव हुए, सीट क्लियर हुई, डिक्लेयर हुई, जीत किस पार्टी की हुई, उसके बाद मंत्री बनाया जाता है और मंत्री की सबसे पहली बात आती है कि इसके विभाग के जितने भी एमएलए बन के आए उनमें से किस विधायक को कौन सा पद दूं। यानी इनके मध्य आपसी मंत्रियों का विभागों का जो बंटवारा किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात आई, मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल व सरकार, मुख्यमंत्री राज्यपाल यानी स्टेट के अंदर जो गवर्नर है, राज्यपाल व केंद्र सरकार के मध्य कड़ी का काम करता है। केंद्र सरकार के मध्य जोड़ने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है मुख्यमंत्री से रिलेटेड। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे
जैसे आज मान लो किसी स्टेट के सीएम ने ये बोल दिया कि मैं सीएम के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो उस स्टेट की विधानसभा भंग हो जाती है। अर्थात मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, सभी विधायक बर्खास्त कर दिए जाते हैं। ये बात भी नोट करके लिखना है। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। यानी बर्खास्त का मतलब क्या क्या हुआ कि विधानसभा भंग हो गई, उस स्टेट की विधानसभा भंग होना। और ये भंग करने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल। यानी विधानसभाओं को भंग करना, विघटन करना या विधानसभा की बैठकों को आहूत करना अर्थात बुलाना, ये सब जिम्मेवारी गवर्नर की होती है, राज्यपाल की होती है। लेकिन अगर सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वो पूरे स्टेट की विधानसभा भंग हो जाती है, अर्थात विघटन हो जाता है उस विधानसभा को, और उसके बाद मध्यकालीन चुनाव दोबारा करवाकर फिर दोबारा नई विधानसभा का गठन किया जाता है। लेकिन साथियों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर चलो मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पूरी विधानसभा भंग हो गई। अगर क्लास देख रहे हो ना तो दिमाग में आया होगा। और अगर कहीं खोए हुए हो, सपने ले रहे हो, शाम का टाइम है, शायद सपने वगैरह ले रहे हो तो दिमाग में नहीं आए। और लेकिन जी लगा के जो क्लास देख रहा है, जो बच्चा पॉइंट टू पॉइंट बातें में चल रहा है, वो बच्चा शायद जरूर माइंड में आया होगा कि सर चलो मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया, पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया। लेकिन किसी एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सर क्या होगा? बच्चे, अगर किसी मंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है तो मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं आती, उस विभाग का कोई अन्य मंत्री घोषित कर दिया जाता है, या फिर किसी विधायक, क्योंकि मुख्यमंत्री बनता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता। और विधानसभा मतलब एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं। इस एमएलए के ग्रुप के द्वारा किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इस एमएलए ग्रुप का कोई भी एक आदमी अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री, या फिर आप समझ सकते हो आसान भाषा में, जैसे राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, इस 200 सीटों पर इलेक्शन हुए, 130 सीट मानो बीजेपी की आई, 70 सीट कांग्रेस की आई, सरकार बीजेपी की बनी, सीएम भजनलाल शर्मा घोषित हो गई। भाई कोई कारणवश, कोई वजह से अगर भजनलाल शर्मा इस्तीफा देना चाहे तो अपने राजस्थान के अंदर दोबारा विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन अगर किसी एक विधायक के द्वारा, इस 200 में से कोई भी एक विधायक या फिर बीजेपी के किसी एक विधायक द्वारा पद से इस्तीफा दे दिया जाता है तो उस सीट पर दोबारा इलेक्शन होगा, विधानसभा या मंत्रिमंडल भंग नहीं होगा। ध्यान रखना है, ये कथनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आज के टाइम एसएससी वगैरह में ज्यादा ही पूछे जाते हैं कथनों से रिलेटेड क्वेश्चन। अपने पूछा गया था मुख्यमंत्री, तो आर्टिकल 164 अर्थात 164 डुरंड रेखा क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा भारत की किस देश के साथ लगती है? रियल मायनों में तो साथियों डुरंड रेखा भारत के साथ सीमा नहीं बनाती, लेकिन भारत सरकार का दावा क्या है कि अपना कुछ हिस्सा, ये डुरंड रेखा जो है इसकी लेंथ है 2640 किलोमीटर, यानी ये किसी दो देशों के मध्य लगती है। और वो दो देश है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान व अफगानिस्तान का विभाजन जो होता है वो किया जाता है डुरंड रेखा के माध्यम से, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। और ये जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा खींची गई थी साथियों 1893 के अंदर। यानी अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो कब की बात है, तो साथियों वो बात है 1893। यानी डुरंड रेखा का निर्धारण पूछ ले कि रेखा कब खींची गई, तो 1893 के अंदर विभाजित हुई थी और दोनों देशों का बंटवारा किया गया था इसी रेखा के माध्यम से। उसके बाद सेकंड बात आई कि इस डुरंड रेखा की लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर, यानी इसकी लेंथ हो गई 2640 किलोमीटर। अब बात आई, अपने क्वेश्चन बना हुआ कि भारत की किस देश के साथ लगती है, और हमने लिख लिया कि भाई डुरंड रेखा तो लगती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर की लेंथ के साथ। और ये जो बंटवारा किया गया था, या फिर बोल दो ये निर्धारण जो किया गया था, यानी डुरंड रेखा जो खींची गई थी वो खींची गई थी अंग्रेज अधिकारी मोर्टिन प्लस अफगानिस्तान का राजा था, मोर्टिन व अफगानी शासक के मध्य, अफगानी शासक के मध्य, यानी मोर्टिन और अफगानी शासक के मध्य इस डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और अगर पूछ ले इस समय भारत के वाइसराय कौन थे, भारत के वाइसराय, तो साथियों भारत के वाइसराय हुआ करते थे लेस्डाउन, भारत के वाइसराय, क्योंकि ये प्रश्न बना हुआ है
भारत के वाइसराय थे लेस डाउन, जनरल लेस डाउन जो भारतीय के वाइसराय थे उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ये बात नोट करके लिखना है। अब रही बात इसकी स्टोरी क्या, तो साथियों जहां ड्रोन रेखा खींची गई ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस ड्रोन रेखा का निर्धारण किया गया है इंदुकश पर्वत के दक्षिण में। इंदुकश इंदुकश पर्वत के दक्षिण भाग में। और इस इंदुकश पर्वत का दक्षिणी जो भाग है वो है पीओके के अंडर में, यानी पाक अधिकृत के कश्मीर के अंडर में, पाक अधिकृत कश्मीर के कब्जे में। और इसीलिए भारत सरकार ने दावा कर दिया कि जो पीओके के अंडर में ड्रोन रेखा आती है ये सीमा हमारी है और हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ ये। और इस 2640 में से जो पीओके के अंडर में जमीन आई वो आई 106 किलोमीटर, अर्थात भारत जो है वो अफगानिस्तान देश के साथ 106 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है और उसी रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। और ये जो डुरंड रेखा है ये सबसे कम, अर्थात भारत के साथ न्यूनतम सीमा किस देश की लगती है, तो साथियों भारत के साथ न्यूनतम सीमा इसी डुरंड रेखा की लगती है, अर्थात अफगानिस्तान की लगती है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि डुरंड रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है, तो आपको ऑप्शन 100% मिलेगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान। और बिल्कुल जायज बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींची गई है 1893 के अंदर। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बन गई डुरंड रेखा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो अपनी जो 2640 में से 106 किलोमीटर लेंथ है वो अपनी डायरेक्टली पीओके की जो है वो अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। और इसीलिए भारत सरकार दावा करती है कि भी भारत की सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है 106 किलोमीटर, और अपने साथ स्पर्श करने वाला ये सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है 106 किलोमीटर के साथ। राजधानी अफगानिस्तान की काबुल है, सभी को पता है। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के मध्य भी लगती है, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और वहां इसकी लेंथ है 2640 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल लेंथ ध्यान रखनी है। मार्टिन और अफगानी राजा के बीच में ये समझौता होता है और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बंटवारा किया जाता है इसी डुरंड रेखा के माध्यम से। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो सबसे पहली बात आई माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो है ना साथियों वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। यहां से कुछ चोटियों के क्वेश्चन करने वाले, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इस माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई कितनी है सर, तो लंबाई नहीं सॉरी कुल हाइट, ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर। उसके बाद कौन से देश में स्थित है, नेपाल देश के अंदर स्थित है। अगर पूछा जाए किस पर्वत का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। एक तो होगी माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात आई भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हम आंसर देंगे केटू, या फिर इसका पूर्ण रूप आ सकता है गोडविन ऑस्टिन करके, गोडविन ऑस्टिन। उसके बाद गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई अगर पूछा जाए कि इस पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। ये कहाँ स्थित है साथियों, ये पड़ती है पाक अधिकृत उसी भाग में, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। और इसीलिए भारत सरकार है ना इस पे अपना अधिकार रखती है। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर काराकोरम श्रेणी में स्थित है, अरावली पर्वतमाला की काराकोरम रेंज में। काराकोरम श्रेणी जो अरावली पर्वतमाला की हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रेणी है, हिमालय पर्वतमाला की। अरावली तो अपने राजस्थान में जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला की जो काराकोरम श्रेणी है, उस काराकोरम श्रेणी के अंदर विस्तृत है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे केटू या फिर गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। उसके बाद बात आई कि भाई यहाँ तो हम जा नहीं सकते, भारत की मानते हैं लेकिन पीओके के अधीन है। तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की, जो अपना क्वेश्चन बना रखा है स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना साथियों वो है कंचनजंगा करके, ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा जो है ना ये पड़ती है सिक्किम के अंदर। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, जो कौन से स्टेट के अंदर है,
तो अपना भारत का राज्य हो जाएगा सिक्किम, और वह सिक्किम व नेपाल के मध्य स्थित है, यानी सिक्किम व नेपाल के मध्य। नेपाल को भी स्पर्श करती है कंचनजंगा, लेकिन है अपने सिक्किम स्टेट के अंदर। इस कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो 8,596 मीटर हाइट के साथ ये विश्व की तीसरी, ध्यान रखना है, विश्व की तीसरी और भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा, जो सिक्किम स्टेट के अंदर है। उसके बाद दो क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी बताओ, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुंडी। और अन्नामुंडी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियां विस्तृत है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अन्नामुंडी जो पड़ती है वो केरल के हिस्से में पड़ती है, और इस चोटी की हाइट है 2696 मीटर। तो अन्नामुंडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी ऊंची चोटी, तो दोस्तों ध्यान रखना है दोद्दा बेटा। और ये दोद्दा बेटा जो पड़ती है ये भारत के तमिलनाडु में पड़ती है, और इस दोद्दा बेटा की हाइट है 2637 मीटर। तो ध्यान रखना है। या फिर देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, पर्वतों से क्वेश्चन बनाया जाता है कि ये चोटियां कहाँ स्थित है, तो कुछ पहाड़ी इलाके लिख लेते हैं अपने भारत से रिलेटेड। जैसे अगर पूछा जाए कि पारसनाथ किस राज्य के अंदर है, तो पारसनाथ जो चोटी पड़ती है वो झारखंड स्टेट में पड़ती है। और ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर का पट्टा, जिसे भारत का ब्लैक एरिया बोलते हैं, काला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। उसके बाद पूछा जाए कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी जो है वो पड़ती है भारत के उत्तराखंड स्टेट के अंदर। या फिर ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, ये बार बार क्वेश्चन बनता है, ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित पर्वत है, तो ब्लू माउंटेन पड़ता है मिजोरम के अंदर। कौन सा स्टेट हो जाएगा, मिजोरम के अंदर ब्लू माउंटेन। जिस ब्लू माउंटेन जो है वो कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है, तो लुसाई पहाड़ियों का हिस्सा, ध्यान रखना है, लुसाई पहाड़ियों का हिस्सा है ब्लू माउंटेन, जो कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, तो अपने मिजोरम के अंदर। जैसे 2024 के अंदर एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना था गिरनार पहाड़ी भारत के कौन से स्टेट में, तो साथियों गिरनार पहाड़ी पड़ती है अपने गुजरात स्टेट के अंदर। या फिर गुरु शिखर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, और वो पड़ती है राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर। यानी अपने इस राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। हमने काफी क्वेश्चन किए, उसके इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी से भी हमने पढ़ा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी देखी, नदियों से क्वेश्चन भी किया, पॉलिटिकल का पार्ट भी किया, और करंट जीके से रिलेटेड WHO वगैरह का कंसेप्ट क्लियर किया। साथियों, इस विजय सीरीज की जो 5वीं क्लास है, इस प्रकार आपको मैं 45 क्लास 23 फरवरी से पहले देने वाला हूं। इस 45 क्लास के अंदर 3000 प्लस क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी वाला खास करके और रेलवे डी ग्रुप, जो भी स्टूडेंट्स नए जो चैनल पे आए हैं वो अपना ब्रेनबिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको क्लास जिस टाइम दी जाती है वो टाइम आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय जवान साथियों।